हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्फोरस। ठीक है, क्योंकि कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कैल्शियम पे। अब हम आज बात करेंगे फास्फोरस पे। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस आपने देखा ही था। कैल्शियम और फास्फोरस हमें कितने रेशियो में चाहिए होता है? 1:1 में चाहिए होता है। यानी कि अगर 1000 रिक्वायरमेंट हमारी कैल्शियम की है तो फास्फोरस की भी कितनी होगी? 1000 रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए इसका आरडीए नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम है दोनों का, तो आरडीए अलग से नहीं लिखा है। तो फास्फोरस भी क्या होता है? जो आपकी बोन्स बनती है, कैल्शियम के साथ हमें क्या ज़रूरी है? फास्फोरस भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। ये भी क्या है? एक मिनरल है। 80% फास्फोरस हमारा बोन और टीथ में पाया जाता है। 20% जो है फास्फोरस हमारा कहाँ पाया जाएगा? सीरम में पाया जाएगा। ठीक है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, ये किसके फॉर्म में स्टोर होता है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉर्म में ये स्टोर होता है। ठीक है, अब फास्फोरस के फंक्शंस क्या क्या हैं? कहाँ होगा स्टोर होगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, आपके बोन्स में हर जगह कहाँ स्टोर हो रहा है? तो किसके फॉर्म में हो रहा है? ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका फंक्शंस ऑफ फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो आप देखोगे तो फास्फोरस में पहला काम क्या है? एटीपी बनाना। एटीपी क्या होते हैं हमारे? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट कहाँ देखा था हमने ये? हमने ये पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज वाला पार्ट है ना। हमने डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज वाला पार्ट पढ़ा था। हमने देखा था जो ग्लूकोज है पूरी तरीके से टूट करके कहाँ जाता है? हमारी सेल के अंदर जाता है। और सेल के अंदर वो किस में टूटता है? एटीपी में टूटता है। कहाँ बन रही थी एटीपी? एटीपी हमारा कहाँ बन रहा था? हमारा पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा था एटीपी। तो ये वही वाला एटीपी है जो हमारा जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें से ग्लूकोज निकलता है। ग्लूकोज निकल के कहाँ जाता है? वो हमारी सेल्स के अंदर जाता है। सेल्स के अंदर वो एटीपी में चेंज होता है और हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो इसी एटीपी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है, फुल फॉर्म एटीपी। तो एक तो एटीपी को बनाने का काम करता है फास्फोरस हमारा। ठीक है, दूसरा क्या करता है? ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ। बोन और टीथ का क्या है? ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है। ठीक है, मतलब बोन और टीथ को बनाने में ये हेल्प करता है। फास्फोरस में कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट में आपका फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, बोन में क्या है? कैल्शियम फास्फेट है, वो किसकी फॉर्म में है? फास्फोरस की फॉर्म में है। ठीक है, बोनी मैट्रिक्स बाय कैल्शियम प्लस फास्फोरस। ठीक है, जो आपकी बोन है उसके अंदर जो मेन चीज़ पाई जाती है, क्या पाई जाती है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, दोनों ही जरूरी है। हमारे मिल्क में दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है एसिड बेस बैलेंस है। एक काम हमारी बॉडी के अंदर करते हैं, एसिड और बेस को बैलेंस करने का काम करते हैं। एसिड बेस बैलेंस मतलब बफरिंग एजेंट आप इसको मान सकते हो। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा एसिड हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? एज अ बेस काम करेगा और एसिड को क्या, एसिडिटी को कम कर देगा बॉडी की। ठीक है, ब्लड के अंदर या जहाँ भी एसिडिटी हो रही है आपकी, उसको कम कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये बैलेंस रखेगा एसिड और बेस को। ठीक है, बॉडी के अंदर जो एसिड और बेस का बैलेंस है ये रखेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बफरिंग एजेंट बोलते हैं। ये काम हमारा प्रोटीन भी करता है, हमने प्रोटीन वाले चैप्टर में भी देखा था ये। ठीक है, मेंटेन ब्लड पीएच। ये ब्लड क्या है? अब एसिड बेस बैलेंस करेगा तो ऑब्वियसली जो आपका पीएच है उसको क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा। ठीक है, पीएच को क्या करने का काम करेगा? मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, पीएच ही तो कर रहा है ना। एसिड बेस बैलेंस का मतलब ही है पीएच को मेंटेन रखना। ठीक है, पीएच मैंने आपको जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो उसमें मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है। ठीक है, डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने पीएच आपको। ठीक है, फिर है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या है? डीएनए और आरएनए का कंपोनेंट फॉस्फेट होता है। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, तो डीएनए आरएनए के लिए भी क्या जरूरी है? फॉस्फेट जरूरी है, क्योंकि डीएनए आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? फॉस्फेट भी पाया जाता है। ठीक है, अब फास्फोलिपिड सेलुलर मेम्ब्रेन को बनाने में सहायता करता है। ठीक है, फास्फोलिपिड क्या करता है? सेलुलर मेम्ब्रेन को बनाने में काम करता है। मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेल है इसकी जो झिल्ली है उसको बनाने में ये हेल्प करता है आपका फास्फोलिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड हमने एक और देखा था। फास्फोलिपिड क्या था हमारा? लिसिथिन। ठीक है, जो हमने लिपिड वाले चैप्टर में देखा था हमने, लिसिथिन था, उसमें फास्फेट ग्रुप पाया जाता था। ठीक है, तो वो भी हमारा जो हमारा इमल्सिफिकेशन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट था आपका फास्फोलिपिड। ठीक है, तो ये हमने ये लिपिड वाले चैप्टर में देखा है फास्फोलिपिड होता क्या है। ठीक है, तो फास्फोलिपिड क्या है? हमारा सेलुलर मेम्ब्रेन को बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी? ये हमारे फंक्शंस हैं किसके? फास्फोरस के। ठीक है,
तो आपकी क्या है, आप फास्फोरस के हमारे फंक्शंस क्या क्या है, एटीपी को बनाने का काम कर रहा है ये, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ में पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट में जो मेन चीज़ है वो फास्फोरस भी है कैल्शियम के साथ। कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर बोन बनाते हैं। एसिड बेस को यानी कि पीएच को मेंटेन करते हैं ये। न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए आरएनए जो होता है ना, न्यूक्लिक एसिड मैंने पढ़ाए हैं, डीएनए और आरएनए आपको डीएनए पढ़ाया हुआ है जेनेटिक वाले में, ठीक है। तो जो डीएनए है हमारी सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए उन डीएनए को बनाने में हेल्प करता है, आरएनए को बनाने में भी हेल्प करता है। फास्फोलिपिड सेलुलर मेम्ब्रेन को बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। और इसमें डिफिशियंसी है हमारी, इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। एक तो हाइपोफास्फेटिमिया, इसकी डिफिशियंसी से बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फेटिमिया, ठीक है। तो ये आपको हो सकती है इसकी डिफिशियंसी से। लो फॉस्फेट लेवल इन सीरम एंड एनोरेक्सिया, ठीक है। अगर आपका फास्फेट लेवल कम है, ठीक है, लेवल आपका फॉस्फेट लेवल कम है तो आपके सीरम में, ठीक है, तो आपको एनोरेक्सिया वाली प्रॉब्लम देखिए। एनोरेक्सिया मतलब घबराहट होना, एनोरेक्सिया मतलब घबराहट सी होना, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख आपको नहीं लगेगी। डायरिया आपको देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एनीमिया वाली प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मसल्स वीकनेस हो सकती है। बोन पेनिंग हो सकती है, मतलब कि आपकी जो बोन्स है उनमें पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा रिकेट्स, जो बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है, ठीक है, जो हमारा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी आ रहा था। क्या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है ना, वो फास्फोरस की कमी से भी देखने को मिलेगा। नम्बनेस एंड टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, जो आपकी फिंगर्स हैं और जो बाहर फिंगर्स वगैरह पार्ट है, इनमें आपको क्या होगा, एक अजीब सी सुन्न होना और चींटी काटना, इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आएंगी, ठीक है। तो डिफिशियंसी से ये होता है। हाई लेवल ऑफ फास्फोरस है, अगर आपने बहुत ज़्यादा फास्फोरस ले लिया है, ठीक है, ज़्यादा फास्फोरस ले रहे हो तो आपका क्या होगा, हाइपर हो जाएगा, हाइपर फास्फेटिमिया हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, हाइपर पैराथायरोडिज्म वाली प्रॉब्लम भी यहाँ देखने को मिलेगी। हाइपर पैराथायरोडिज्म वाली प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ये क्या था, हमारा पूरा फास्फोरस का हमने पढ़ा, ठीक है। समझ में आ गया फास्फोरस। इसका हमने आरडीए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आरडीए हम यही जो हमारा आरडीए था, ये वाला कैल्शियम वाला, यही आरडीए आपका पूरा सेम किस में है, फास्फोरस में भी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कैल्शियम में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ना, कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो है वो क्या है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो क्या था, कैल्शियम अगर हम 1 ग्राम ले रहे हैं तो फास्फोरस भी हमें 1 ग्राम लेना है, ठीक है। और इन्फेंट में हमारा अगर हमने कैल्शियम 1 लिया है तो हमें फास्फोरस कितना लेना है, 1.5 ग्राम लेना है। तो इसमें आरडीए हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपका आरडीए इसका है कैल्शियम का वही होगा। यानी कि अगर आप देखो तो एडल्ट मैन एंड वुमेन में और प्रेग्नेंट वुमेन्स में हमें 1000 मिलीग्राम पर डे क्या लेना है, फास्फोरस लेना है, ठीक है। लैक्टेटिंग वुमेन्स में 1200 मिलीग्राम पर डे फास्फोरस लेना है, ठीक है। इन्फेंट में हमें 300 मिलीग्राम अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं तो हमें बढ़ाना है ना, इन्फेंट में हम बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो 300 अगर हम ले रहे हैं तो हमें कितना लेना होगा, 450, है ना, क्योंकि हम बढ़ा देंगे ना इसमें 450, 1.5 गुना उससे ज़्यादा लेंगे तो 450 मिलीग्राम पर डे फास्फोरस आपको लेना होगा, ठीक है, इन्फेंट में, ठीक है। सिर्फ इन्फेंट में हमारा चेंज होगा, बाकी सब में ये 500 ही है, ठीक है। कैल्शियम में अगर 500 है 1 to 3 ईयर में, ठीक है, तो आपको 500 लेना होगा। फास्फोरस भी चिल्ड्रंस में 4 to 6 ईयर में अगर कैल्शियम 550 है तो आपको फास्फोरस भी 550 लेना है। 7 to 9 ईयर में आपका कैल्शियम अगर 650 है तो आपको फास्फोरस भी 650 लेना है। तो ऐसे ही ये सेम है। 10 to 12 ईयर में आपको कितना लेना है, लड़कियां और लड़के दोनों हैं तब भी आपको 850 है ही फास्फोरस लेना है, एंड कैल्शियम भी इतना ही लेना था, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो अब 13 to 15 ईयर में आप देखोगे तो 1000 है, और 16 to 18 ईयर में 1050 कैल्शियम और फास्फोरस आपको लेना है, ठीक है। तो ये आरडीए सेम है। तो ये अब आरडीए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट हमारा जो है वो है मैग्नीशियम, ठीक है। फास्फोरस मिनरल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, आप ये छोटे छोटे से हैं इसलिए 2-3 मिनरल्स में सोचूं साथ में निपटा दूं, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी क्या है, ये भी आपके स्केलेटन में पाया जाता है। अब स्केलेटन में हमारी क्या 2 चीज़ें हो गई, एक तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया। 3 चीज़ें हमारे स्केलेटन में, कंकाल में, बोन्स को बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस और आपका मैग्नीशियम, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी बोन्स के लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। साथ ही साथ विटामिन डी,
ठीक है, विटामिन डी का हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो 4 चीज़ें हैं हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब 50 to 60% जो हमारा स्केलेटन है, ठीक है, 50 to 60% हमारा जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पाया जाता है? स्केलेटन में पाया जाता है। स्केलेटन मतलब बोन्स वगैरह की जो आपका पूरा टोटल कंकाल है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है इसका जो क्लोरोफिल है, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ग्रीन पत्ते हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के ऊपर ही क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम भी लगा हुआ होता है। तो हमें कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, लेग्यूम से, सीड से, बीन से, टी से, कॉफ़ी से, कोकोआ से और नट से, इन सबसे हमें मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। फंक्शन में अगर हम देखें 50 to 60% इन बोन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? एक तो 50 और 60% ये कहाँ पाया जा रहा है? बोन में पाया जा रहा है, ठीक है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट के सरफेस में भी पाया जाता है। अभी हमने देखा था ना कैल्शियम फास्फेट में फास्फेट और कैल्शियम दो तो थे ही थे। अब इसके सरफेस में क्या है? मैग्नीशियम भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने के लिए भी पाया जाता है। अभी हमने देखा था फास्फोरस भी हमारा सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा था। और सेल के ऊपर की जो मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, ठीक है, उसको बनाने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट इन एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, यानी कि ये हेल्प इन एंजाइम इन एनर्जी प्रोडक्शन। किसको हेल्प करता है? एंजाइम को हेल्प करता है ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बोन बनाने में हेल्प करता है ये, ठीक है। तो ये बोन तो है ही, क्योंकि बोन में तो पाया ही जा रहा है, तो बोन बनाने में तो हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसके फंक्शंस है। फास्फोरस वाले ही फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे 50 to 60% बोन में पाया जा रहा है, जो कि फास्फोरस में भी पाया जाता था हमारे बोन में। फास्फोरस और कैल्शियम भी बोन में पाए जाते हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कि जो कैल्शियम फास्फेट है उसके सरफेस में पाया जा रहा है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करने के लिए फास्फोरस भी कर रहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प कर रहा है ये, क्योंकि एंजाइम्स में से जब एंजाइम्स एनर्जी निकालते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है और बोन बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब इसकी डिफिशियंसी से हमें क्या क्या हो सकता है? एक तो एनोरेक्सिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इसकी डिफिशियंसी से, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से क्या है? एनोरेक्सिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एनोरेक्सिया वही घबराहट होना, ठीक है। नौजिया भी घबराहट होना। एनोरेक्सिया मतलब एक तरह से खाना ना खाना, घबराहट सी होना, ठीक है। एनोरेक्सिया मतलब मेन यही है कि आप खाना छोड़ देते हो, ठीक है, तो आपको भूख ना लगना है, ठीक है। नौजिया घबराहट होना। मसल्स वीकनेस, आपकी मसल्स कमज़ोर होना। लिथार्जी होना, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो, भूख नहीं लग रही, एनर्जी नहीं यूज, यहाँ एनर्जी का काम भी कर रहा है लेकिन आपके पास मैग्नीशियम है नहीं, तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आप लिथार्जी फील करोगे, थके थके, ठीक है। स्टैगरिंग होना यानी कि शॉकिंग लेना, झटके लगना, ठीक है, मतलब इस तरीके से शॉक्स लगना आपको, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम्स में देखिएगी। वेट लॉस दिखाई देगा। हाइपर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ा हो जाना, ठीक है, हाइपर इरिटेट रहना, ठीक है, ये आपके इसमें दिखाई देगा। हाइपर एक्साइटेबिलिटी, बहुत हाइपर एक्साइटेड हो जाना, बहुत हाइपर खुश हो जाना, ठीक है, ये इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद मसल्स हो गए, स्पैस्म हो गए, और आपका टेटनी हो गया, लीडिंग अल्टीमेटली टू कन्वर्सन्स, ठीक है। और लास्ट में आप क्या हो? बेहोशी की कंडीशन में आपको ये पहुंचा सकता है अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम की कमी है तो, ठीक है। अब मैग्नीशियम का जो आरडीए है, अब देखो इसमें एक दिक्कत ये है कि आरडीए पुराना था तो मैंने कट करके इसको नया वाला आरडीए में इंक्लूड किया है, तो कटिंग को छोड़ देना, मैं वाइटनर लगाना भूल गई इसमें, ठीक है। तो ये क्या है? मैग्नीसीमिया, ठीक है। हाइपोमैग्नीसीमिया कब हो रहा है? जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, ठीक है। हाइपो है ना, हाइपो का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम की कमी जब आपकी बॉडी में, डाइट में मैग्नीशियम कम है, तो एक तो आपको डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी देखने को मिलेगी, मतलब कि जो आइज़ में ग्लूकोज जमा हो जाता है, ठीक है, जिसके चलते आपको देखने में दिक्कत आने लगती है। आई के लेंस में क्या होगा? ग्लूकोज, तो उसको क्या बोलते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट द कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड का एब्जॉर्प्शन, अगर मैग्नीशियम कम है, ठीक है, हाइपो मैग्नीशियम की प्रॉब्लम है, तो आपका फास्फोरस और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी क्या करता है? ये इफेक्ट करता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एडल्ट मैन में कितना चाहिए? 440 मिलीग्राम पर डे चाहिए एडल्ट मैन में, ठीक है। एडल्ट वुमेन में क्या चाहिए? ठीक है, इसमें चाहिए 370 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर में कितना चाहिए? 400 मिलीग्राम, यानी कि लैक्टेटिंग मदर कौन? अगर कोई मदर अपने बेबी को फीड कराती है तो, ठीक है, मिल्क पिलाती है तो उसको कितना चाहिए? 400 मिलीग्राम पर डे चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन्स में कितना चाहिए? 440 मिलीग्राम पर डे चाहिए, ठीक है। 440 मिलीग्राम पर डे प्रेग्नेंट वुमेन्स को देना है, ठीक है। इन्फेंट है आपका, अगर 0 to 6 मंथ का है तो उसको 30 मिलीग्राम पर डे देना है। 6 to 12 मंथ का है तो उसे 75 मिलीग्राम पर डे देना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे
6 to 12 ईयर का है तो 75 मिलीग्राम पर डे दोगे। चिल्ड्रंस आपका 1 to 3 ईयर में है तो 90 मिलीग्राम पर डे दोगे आप इसको, ठीक है। और 4 to 6 ईयर का है तो 125 मिलीग्राम पर डे। 7 to 9 ईयर का तो 175 मिलीग्राम पर डे आप इसको दोगे, ठीक है। 10 to 12 ईयर में आप बॉयज़ हैं तो 240 मिलीग्राम और गर्ल्स है तो 250 मिलीग्राम पर डे दोगे, ठीक है। अगर आप देखोगे कि इसमें 13 to 15 ईयर में 345 मिलीग्राम पर डे बॉयज़ में और 340 मिलीग्राम पर डे गर्ल्स में, ठीक है। और आपका इसमें अगर 16 to 18 ईयर के बच्चे हैं तो उनको क्या मिलेगा, 440 मिलीग्राम पर डे बॉयज़ में और 380 मिलीग्राम पर डे गर्ल्स में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली पूरा मैग्नीशियम का चैप्टर हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये क्या था, आज हमने क्या पढ़ा, फास्फोरस पढ़ा और आपका मैग्नीशियम पढ़ा। थोड़ा थोड़ा है, इसे अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसमें से आता तो नहीं है मैग्नीशियम में से, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो है ही, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।